हाँ, तो हम लोग का आज का 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज का आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मगर उसके पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको वो बेसिक पॉइंट्स नहीं आते हैं तो सीरीज बात है, आपका वो आपके टॉपिक नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपको नोमेनक्लेचर सीखना है तो उसके पहले आपको कुछ अदर टॉपिक्स पहले देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास पहला टॉपिक है, मेरे पास जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसे, हम किस किस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल पाएंगे। दूसरा, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा उस पे हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्लेनर हैं, कौन कौन से मेरे पास नॉन प्लेनर हैं। उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नोटेशन कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है, ग्राफिक फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इन सब बातों को आज क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट स्टार्ट होता है भाई, मेरे पास सबसे पहले आता है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है। मोस्टली हम लोग सिंपल सी भाषा में चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, बहुत लैंग्वेज की तरफ नहीं जाने वाले, ठीक है ना। हर बात को समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी कंपाउंड में आपको कार्बन दिख गया, क्या दिख गया, कार्बन दिख गया, तो आपने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बस एक ही डिफिनीशन है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन होगा और बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा बेटा, कार्बन होगा, बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। या फिर हाइड्रोकार्बन का कोई भी आप डेरिवेटिव उठा लीजिए, क्या उठा लीजिए बेटा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। सर ये डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोकार्बन के H को रिप्लेस करके बनाया जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन के H को रिप्लेस करके बनाया जाएगा उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। मतलब या तो मेरे पास साक्षात हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए, मेथेन हो गया, CH4 एथेन हो गया, ठीक है, या फिर उसका कोई डेरिवेटिव हो गया जो हाइड्रोकार्बन से तैयार किया जाए, तो उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब दो प्रकार की बिरादरी मेरे पास है, या तो मेरे पास सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन हो या उसका कोई डेरिवेटिव हो, तो उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मैंने कहीं मेथेन लिख दिया, मेथेन CH4 हो गया, मैंने कहीं एथेन लिख दिया, C2H6 हो गया, फिर कहीं मैंने लिख दिया CH3CHO, इसका नाम बेटा होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड। आप जरा ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ का एक H कम करके यहाँ पर CHO ग्रुप ऐड कर दिया। कुल मिला के जो एसिटाल्डिहाइड है वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। मैंने क्या करा, H कम करके यहाँ OH लगा दिया, मतलब हो गया CH3OH। आप देख सकते हैं H की बजाय क्या लग गया, OH लग गया, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर मैंने HCN ले लिया, क्या ले लिया बेटा, HCN, तो ध्यान रखिए HCN किसी भी हाइड्रोकार्बन, ना तो ये हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, ना तो ये हाइड्रोकार्बन है और ना ही किसी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, इस वजह से ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आप ऐसा कुछ भी उठा लीजिए, जैसे NaCN ले लीजिए, आप यहाँ पर AgCN ले लीजिए, ये मैं जो लिख रहा हूँ ना कंपाउंड, ये सारे के सारे इनमें कार्बन तो हैं मगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट बेटा नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैंने कहीं पर CH3CN लिख दिया, क्या लिख दिया, CH3CN, तो ये बेटा मेथेन से बनेगा। अगर मैं मेथेन का H हटा करके CN लगा दूं, ठीक है, अगर मैं मेथेन का H हटा करके CN लगा देता हूं ना बेटा, तो वो मेथेन का डेरिवेटिव बन जाएगा। इस वजह से ये जो कंपाउंड मेथिल साइनाइड है ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप वीडियो पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो लगातार पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कार्बन है मगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन का कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने CO2 ले लिया, मैंने CO ले लिया, मैंने C3O2 ले लिया, इस तरह से, ठीक है। मतलब इस तरह का कोई भी कंपाउंड है कार्बन का ऑक्साइड, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप दुनिया का कोई भी कार्बोनेट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया सोडियम कार्बोनेट, आपने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कोई भी कार्बोनेट आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। कोई भी साइनाइड हो, आयनिक साइनाइड या फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर एग्जांपल आपने HCN ले लिया, ठीक है, आपने NaCN ले लिया, ठीक है, आपने KCN ले लिया, KCN, ठीक है, KCN ले लिया,
तो ये सारे कंपाउंड भी आपके हाइड्रोकार्बन में काउंट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं होते। हाँ, मेरे पास एक कंपाउंड है NH4CNO, ठीक है, NH4CNO बेटा इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट, ठीक है, इसका नाम बेटा होता है अमोनियम साइनेट। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, मगर मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसको जब मैं हीट करता हूँ ना तो इससे यूरिया बन जाता है। तो यूरिया होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है। ये बेटा रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, यहाँ पर रीअरेंज होकर ये बन गया है, मगर यूरिया जो है, जो मेरे पास कंपाउंड आपका यूरिया बन गया, क्या बन गया बेटा, यूरिया। यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके काउंट नहीं होंगे। कार्बन का कोई भी ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, या मेरे पास आपका हाइड्रोजन साइनाइड है या फिर कोई आयनिक साइनाइड है, ये सारे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं होते। अब मैं कई सारे कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप उसमें बताइएगा कि कौन कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं। वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने करा कि नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेथेन लिख दिया, मैंने भी बताया या तो हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो तो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होगा। मेथेन हो गया, फिर मैंने कहीं लिख दिया CH3CHO लिख दिया, ठीक है, मैंने कहीं पर NaCN लिख दिया, ठीक है, मैंने NaCN लिख दिया, मैंने CH3CN, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, मैंने आपका KCN लिख दिया, KCN लिख दिया, ठीक है, मैंने आपका CSCO3 लिख दिया, तो आप देख मैंने आपका C2O लिख दिया, C2O वैसे बनता नहीं, C2O3 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरे पास मेथेन हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। साइनाइड है, हटा दीजिए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, हो जाएगा। KCN साइनाइड हटा दीजिए, ये आयनिक साइनाइड है, ठीक है, ये कार्बोनेट नहीं हो पाएगा, और ये भी आपका कार्बन का ऑक्साइड, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आपके पास थे वो कंपाउंड जो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, मगर हाँ इनमें कार्बन प्रेजेंट था। अब मेरे पास जो सेकंड लेक्चर दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास, वो होता है कार्बन का मेरे पास जो बॉन्ड बनता है। तो वो अगर कहीं पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, कोई भी अगर कहीं पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, चाहे वो S सिंगल बॉन्ड H हो या C सिंगल बॉन्ड C हो, वो बेटा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब कहीं पर भी अगर बेटा मेरे कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनना है ना, तो बेटा वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा। तो हमारे पास ऑर्बिटल्स हम लोग इस्तेमाल मोस्टली कार्बन के केस में दो प्रकार के करते हैं, या तो S ऑर्बिटल करेंगे या तो P ऑर्बिटल करेंगे या फिर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ अगर आपने ये पूरा लेक्चर लगातार देख लिया ना, तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इसी लेक्चरों से काम चलेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा हमारे पास एक S ऑर्बिटल यूज करते हैं या P, एक बेटा हमारे पास होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होता है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो S और P को मिला करके बनाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हम लोग देखो जो भी बॉन्ड बनता है वो बेटा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे मान लो S ऑर्बिटल है, S स्फेरिकल होता है, ठीक है, अगर प्योर S है, अगर P हो गया तो बेटा डंबल शेप का बन जाता है। बेटा हाइब्रिड का शेप कुछ ऐसा होता है इस तरह से। अब ये हाइब्रिड जो होता है वो कार्बन के केस में या तो sp हाइब्रिड हो सकता है, या तो sp2 हो सकता है, या तो वो sp3। कार्बन में भाई, कार्बन में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के आपके हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। तो देखो मेरे पास जो एटम्स के बीच बॉन्ड बन सकते हैं वो हो सकता है भाई SS ओवरलैपिंग से बने। किससे बने बेटा, SS ओवरलैपिंग से। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका दोनों ऑर्बिटल P का आ जाए, या तो दोनों ऑर्बिटल किसका आ जाए बेटा, P का, ये भी बेटा हेड टू हेड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हो सकता है कि एक ऑर्बिटल S का आ जाए और एक आपका बेटा P का आ जाए, तो ये भी हेड टू हेड है तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। हाँ, कहीं कहीं पर आपका कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है हाइब्रिड के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये पहला हाइब्रिड आया, आप देखिए इधर का लूप बढ़ाया तो ये हाइब्रिड हो गया, तो ये दूसरा हाइब्रिड आया, तो इस तरह से भी बॉन्ड बन सकता है। मान लो ये कौन कौन सा बॉन्ड हो सकता है, हाँ बन तो सिग्मा रहा, बन तो क्या रहा है, सिग्मा। कैसे पता लगा सर आपको सिग्मा है, बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, वो ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि ये ओवरलैपिंग sp3 और sp3 की हो, मतलब पहले कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और दूसरे कार्बन का भी बेटा क्या है, sp3 है। या हो सकता है कि ये sp2 और sp2 का हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि ये sp और sp वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ पर हाइब्रिड एक और केस बन सकता है, एक हाइब्रिड का हो जाए और एक मेरे पास s ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल
आपने CH बॉन्ड कहीं लिखा, कौन सा बॉन्ड लिखा, CH। तो भाई हाइड्रोजन के पास तो आपका केवल s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मगर ये कार्बन अगर sp हाइब्रिड है, अगर sp हाइब्रिड है तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा sp-s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर ये आपका कार्बन sp2 का है तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा sp2-s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अगर ये आपका sp3 का है तो ये हो जाएगा sp3 और डैश, इस तरह से, ठीक है। तो मेरे पास जो इस तरह से जो हेड टू हेड बॉन्ड बनते हैं बेटा वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कौन से होते हैं, सिग्मा। अब जैसे जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, जैसे वो क्या, जैसे यहाँ पर आप देखिए इस वाले केस में 2p के बच जाएंगे, इस वाले केस में 1p का बच जाएगा, इस वाले केस में p का कोई नहीं बचेगा क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर आपके ऑर्बिटल्स जो बच जाते हैं ना वो बेटा हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। बेटा कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में दो जगह लूप कॉमन आएगा और जो बॉन्ड बनेगा बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वो जो बॉन्ड बनेगा बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये हमारे पास कुछ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है कि आपका S से S ओवरलैप कर सकता है, P से P ओवरलैप कर सकता है, S से P ओवरलैप कर सकता है, या फिर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड से ओवरलैप कर सकता है, या फिर मेरे पास कोई हाइब्रिड जो है वो S से ओवरलैप कर सकता है। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होते तो कई प्रकार के हैं। मेरे पास जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो बेटा है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होता है भाई, हमारे पास कार्बन जो होता है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन पे 3 प्रकार के आपके हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। एक हो सकता है मेरे पास sp3, इसका मतलब कार्बन का s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर दिए जाएंगे और 4 नए ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बन के आएंगे, उसकी एक अलग शेप और ज्योमेट्री होगी, ठीक है। दूसरा होगा मेरे पास sp2, इसका बेटा मतलब क्या होता है, कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर दिए जाएंगे और उनसे बनेंगे बेटा 3 नए ऑर्बिटल, और जो एक p बच गया है ना बेटा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएंगे। जितने मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, जैसे यहाँ पर 4 हाइब्रिड आएंगे, चारों सिग्मा बनाएंगे, यहाँ पे 3 हाइब्रिड आएंगे, तीनों सिग्मा बनाएंगे, और लास्ट वाले में आपका sp है, sp का मतलब 2 हाइब्रिड आएंगे तो 2 आपके क्या बनेंगे, सिग्मा, और 2 क्या बनेंगे, पाई। जैसे इस केस में बेटा क्या होंगे, 4 सिग्मा बनेंगे। कितने सिग्मा बनेंगे, 4, ठीक है। और 0 पाई बनेगा, क्या बनेगा बेटा, 0 पाई, ठीक है। इस केस में देखो 3 ही हाइब्रिड होंगे ना, 3 मिला तो 3 हाइब्रिड, तो 3 बेटा सिग्मा बनेंगे, और एक बेटा जो छूट गया ना, एक भी छूट गया ना तो वो बेटा 1 पाई बना लेगा। ये बात समझ में आ रही है। इस वाले केस में बेटा क्या होगा, 2 सिग्मा बनेंगे क्योंकि आपके 2 ही हाइब्रिड हैं, तो 2 मेरे पास पाई बनेंगे। अब ये सब होता कैसे है, तो अगर मैं कार्बन का 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर दूं तो ये बेटा होता है 1s2, ये मेरे पास 2s2, ये मेरे पास 2p2। जरा ऑर्बिटल ड्रा कर देते हैं। s में बेटा 1 ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, p में बेटा होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ ग्राउंड स्टेट। आपको अगर एक बात पता नहीं तो मैं बता दूं, जिस एटम के पास जितने अनपेयर्ड होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी के बारे में आपको पता है अच्छी तरह से, कितनी होती है, 4। अभी फिलहाल कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें साफ दिख रहा है कि इसके पास 2 ही अनपेयर्ड हैं, और कार्बन की वैलेंसी होती बेटा कितनी है, 4। तो इसे मैं एनर्जी देके एक्साइट करके यहाँ भेजूंगा, जब एनर्जी देके आगे भेजूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाएंगे। तो इस समय अगर आप देखें तो एक्साइटेड स्टेट में बेटा कितने अनपेयर्ड हो गए, 4, ठीक है। अब 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, मगर जिस समय मेरा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन, उस समय मैं एक s और एक p मिला लूंगा और 2 ऑर्बिटल बनाऊंगा। कितने बनाऊंगा बेटा, 2। तो वो जो 2 है ना बेटा वो सिग्मा बनाएंगे, और ये जो 2 छूट रहे हैं बेटा ये क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे, ठीक है। जिस समय मैं बोलूंगा sp2, क्या बोलूंगा बेटा, sp2, तो बेटा 1s और 2p मिला लूंगा, तो वो जो 3 बन के आएंगे वो तीनों sp2 वाले सिग्मा बनाएंगे, और जो 1 p छूटेगा बेटा वो क्या बनाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बनाएगा, ठीक है। जिस समय मैं बोलूंगा sp3, उस समय 1s और मैं तीनों p को मिला दूंगा, तो मेरे चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो गए हैं, और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके होते हैं ना वो सब के सब केवल क्या बनाते हैं, सिग्मा, वहां सिग्मा ही बनेगा, वहां पर आपका पाई नहीं बनेगा। जिसको नोट करना है वो अपना वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई कार्बन है उस पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर
क्या ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और अगर sp2 है तो क्या ज्योमेट्री बनेगी, अगर sp है तो क्या ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, पहले यहाँ पर sp3 लिख लेते हैं, इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं, इस जगह पे हम लोग sp2 लिख लेते हैं, इस जगह पे हम लोग sp लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ होगा कि कार्बन का एक s और 3p आपस में कंबाइन हो गए होंगे, तो आपके पास टोटल हाइब्रिड बने होंगे 4 हाइब्रिड बने होंगे, 4 आपके हाइब्रिड, और सबके सब कंबाइन हो गए तो 0 हो गए अनहाइब्रिड। 0 क्या हो गया बेटा, अनहाइब्रिड 0 हो गया, ठीक है। वो जो 4 हाइब्रिड होंगे कार्बन के होंगे, तो उसमें से एक ऑर्बिटल ऐसे मैनेज होगा, एक ऐसे मैनेज होगा, एक ऐसे और एक ऐसे मैनेज होगा, ठीक है। इस ज्योमेट्री को बेटा हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो यहाँ बॉन्ड एंगल बेटा आता है 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं sp2 वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। जिस समय मेरे पास sp2 है, मतलब कार्बन का आपने एक s और 2p मिला है, मतलब आपके पास 3 ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिड आएंगे, आपके पास कार्बन के पास 3 हाइब्रिड आएंगे, और बेटा एक आपका आ जाएगा अनहाइब्रिड। एक कैसा आ जाएगा बेटा, अनहाइब्रिड। तो ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं यही बनाते हैं सिग्मा। तो यहाँ 4 सिग्मा और यहाँ 0 पाई, ठीक है। यहाँ पे बेटा बोलो बेटा क्या होगा, 3 सिग्मा और 1 बेटा पाई बनेगा। अगर आपके पास 3 हाइब्रिड है तो कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी, 3 बॉन्ड अपने आप को ऐसे मैनेज करेंगे और एक पी जो छूट गया वो बेटा ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर छूट जाता है, ठीक है। तो ये 3 सिग्मा आपको यहाँ दिख रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। 3 सिग्मा। इस ज्योमेट्री को यहाँ एटम्स लगेंगे ओवरलैपिंग करके, यहाँ पर जो होंगे वो बेटा एटम्स लगेंगे, इस जगह पर भी आपके एटम्स लगेंगे। मैं ए या बी करके लगा लेता हूँ, ठीक है। इस ज्योमेट्री का नाम होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है बड़ा फेमस है 120 डिग्री का, ठीक है ना। बेटा इस केस में ध्यान रखिए, जो पी बच गया वो अनहाइब्रिड है, और ये जो है वो किसी दूसरे अनहाइब्रिड के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। sp वाले की बात करें तो आपने 2 ही मिला रखे हैं, तो यहाँ पर 2 आपके हाइब्रिड आएंगे, 2 बेटा क्या आएंगे, हाइब्रिड आएंगे, और बेटा 2 आपके क्या आ जाएंगे, अनहाइब्रिड, ठीक है। तो ये 2 बनेंगे बेटा सिग्मा बनेंगे और 2 बनेंगे पाई। तो बेटा अगर 2 ही आपके हाइब्रिड हैं तो 2 ही सिग्मा बनेंगे। इस केस में कार्बन की तरफ एक बॉन्ड ऐसे जाएगा, एक ऐसे, मतलब एक हाइब्रिड इधर एक इधर। तो ये ज्योमेट्री आपको दिख रही होगी साफ साफ लीनियर ज्योमेट्री। कैसी बेटा, लीनियर। और जो 2 पी बच गए ना बेटा, एक अलोंग द वाई चला जाएगा, एक अलोंग द बेटा जेड चला जाएगा। तो ये दोनों जो अनहाइब्रिड वाले हैं ना, तो ये भी आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा, पाई। यहाँ पर अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, लीनियर का बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको फटाफट बनाते जाइए। उम्मीद है यहाँ तक का सेगमेंट समझ में आ गया। तो क्या क्या पता लगा कि अगर मेरे पास कहीं पर sp3 है तो वहाँ 4 हाइब्रिड आएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास sp3 है तो वहाँ पर 4 हाइब्रिड आएंगे। अगर मेरे पास sp2 है तो वहाँ पे 3 हाइब्रिड आएंगे बेटा। अगर कहीं पर sp हो गया तो बेटा वहाँ पर एक आपका अनहाइब्रिड आता है। यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ, तो आपके तीनों रैप के हाइब्रिडेशन हो गए हैं। तो मैं अब जरा इनका डिटेल जरा टेबल बना देता हूँ कि अगर मेरे पास कहीं पर sp3 है, या मेरे पास किसी कार्बन पर sp2 है, या मेरे पास किसी कार्बन पर sp है। तो पहला पॉइंट, यहाँ की जो ज्योमेट्री आएगी ना बेटा, यहाँ की जो ज्योमेट्री आएगी वो हम लोग लिखेंगे TD, ठीक है। TD का नाम क्या हो गया बेटा, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप। इस समय जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो बेटा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, दूसरा मेरे पास sp2 का हो गया। अगर sp2 का हो गया तो बेटा मेरे पास जो ज्योमेट्री आएगी इसी का नाम होता है बेटा ट्राइगोनल, इसी का नाम होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और यही मॉलिक्यूल ध्यान रखिएगा प्लेनर शेप का होता है, मतलब एक लाइन में बना, एक प्लेन पर बना होगा, और यहाँ पर बेटा जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है वो बेटा 120 डिग्री की होती है, ठीक है। जब sp आएगा तो यहाँ जो ज्योमेट्री आएगी उसको हम लोग बेटा लीनियर बोलते हैं, उसका नाम लीनियर है। और यहाँ जो आपका बॉन्ड एंगल आएगा वो बेटा 180 डिग्री का आएगा। अब बात कर ले तो थोड़ा सा परसेंटेज s करेक्टर और परसेंटेज p करेक्टर की, जो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं sp3 की तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक s है
और उसका 3 टाइम्स P है, ठीक है। यहाँ पर एक S है और उसका 3 टाइम P है, मतलब यहाँ पर जो S परसेंटेज होगा वो 25% होगा और जो मेरे पास P होगा वो 75%, ठीक है। तो उसका 3 टाइम्स हो गया, ठीक। जब मैं sp2 की बात करूंगा तो यहाँ पर तो वो S का डबल है P। यहाँ जो S परसेंटेज देखा गया है वो 33.3% है और जो मेरे पास P परसेंटेज है बेटा वो 66.6, मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास P की जो साइज, यहाँ पर जो S है मेरे पास 33 और P थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। जब यहाँ की बात करी जाएगी SP वाले में बेटा बराबर बराबर है, मतलब यहाँ पर आपका जो S परसेंटेज है बेटा वो 50% का हो गया और जो P परसेंटेज है तो वो भी मेरे पास 50% है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो जैसे जैसे आपका S परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, देखिए sp3 वाले में S परसेंटेज कितना है 25 है, sp2 वाले में बढ़ के 33 लगभग हो गया, sp में कितना हो गया 50%। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है बेटा, जिस कार्बन का S परसेंटेज ज्यादा होता है ना बेटा उसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर भी ज्यादा होगी। मतलब इधर से इधर जब मैं जाऊंगा ना तो वैसे वैसे आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो बेटा इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, इंक्रीज। मतलब अगर कोई कार्बन ऐसा है जो sp हाइब्रिडाइज है, मतलब जिस पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ, क्या बना हुआ बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं sp2 वाले की, मतलब जिस कार्बन पर एक डबल और दो सिंगल बने होंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थोड़ी कम हो जाएगी। मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर सारे सिग्मा बने होंगे तो इस वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर है बेटा वो सबसे कम है, मतलब sp वाला कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, उससे कम sp2, सबसे कम sp3। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्बिटल्स का ओवरलैप और देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने अगले सेगमेंट में चले जाएंगे, ठीक है ना। क्या ऑर्बिटल्स की ओवरलैप का मतलब सर आपका, ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर मैंने मीथेन का मॉलिक्यूल लिखा, हाँ मैं एक चीज बता दूं, जिस कार्बन पे सब सिंगल दिखेंगे आपको वहां पर आपका होगा sp3, ठीक है। जिस कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, डबल बॉन्ड, बेटा वहां पर आपका हो जाएगा sp2। जिस कार्बन पे आपको ट्रिपल दिख जाएगा बेटा उस कार्बन का बेटा क्या हो जाएगा, sp। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मतलब अगर सारे सिंगल है तो sp3 होगा, अगर एक भी डबल दिखता है कार्बन पे तो sp2 होगा, और अगर बेटा ट्रिपल दिखता है तो बेटा sp होगा। अब जैसे मान लो मैंने मेथेन का मॉलिक्यूल लिखा, मैंने यहाँ पर मेथेन का मॉलिक्यूल लिखा और किसी ने मुझसे पूछ लिया सर यहाँ पर ये बताइए ये जो बॉन्ड बना है, ये जो CH बॉन्ड बना है ये किस ओवरलैपिंग से बना है, तो बेटा इस कार्बन का पहले मैं देखूंगा तो निकलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बेटा H के पास केवल s ऑर्बिटल होता है, मतलब ये जो बॉन्ड CH बॉन्ड बना है ना ये बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। मतलब बात समझ रहे हैं, मतलब ये जो बॉन्ड CH बॉन्ड बना है ना ये sp3 हाइब्रिड, मतलब कुल मिला के ऐसी ओवरलैपिंग हुई होगी, ये हाइब्रिड हो गया और ये मेरे पास इस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे ना तो ss ओवरलैपिंग है ना sp ओवरलैपिंग है ना pp, बल्कि यहाँ पर क्या है sp3 और s की ओवरलैपिंग। इसी तरह से अगर कहीं डबल बॉन्ड बना दिया जाए, ठीक है, अगर कहीं पर मेरे को डबल बॉन्ड दे दे, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो आप देखेंगे इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहे हैं, एक सिग्मा डबल बेटा एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, 3 सिग्मा का मतलब इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2 हो गया। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये CH बॉन्ड कैसे बना है, ठीक है, ये CH बॉन्ड कैसे बना है, तो मैं बोलूंगा इसके बनने में बेटा sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड की ओवरलैपिंग भई है बेटा S के साथ, ठीक है, sp2 कार्बन का और बेटा S किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि सर ये वाला सिग्मा कैसे बना है, तो ये कार्बन भी बेटा sp2 है और ये कार्बन भी बेटा sp2, मतलब कुल मिला के जो कार्बन के बीच सिग्मा बना है बेटा वो sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से बना है। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूं, अगर कहीं पर मेरे पास मैंने एसिटिलीन ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर निकालूंगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सिग्मा निकाल लीजिए आप, तो एक सिग्मा और दो सिग्मा, बाकी दो मेरे पाई बन जाएंगे, ठीक है। इस कार्बन में बेटा दो सिग्मा आ गए और दो सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp हो गया, मतलब ये जो CH बॉन्ड बना होगा ना बेटा, ये जो CH बॉन्ड बना होगा वो sp
sp हाइब्रिड बेटा, और इसके किसके बीच बेटा, s के बीच ओवरलैपिंग से बना होगा। ठीक है, किसी ने कहा सर ये वाला सिग्मा किससे बना, तो बेटा इस कार्बन का भी sp है, मतलब कुल मिला के इस कार्बन का भी sp है आपका। तो ये जो बॉन्ड बना, ये जो सिग्मा बना ना बेटा, ये किसके बीच बना है बेटा, sp हाइब्रिड, और दूसरा भी मेरे पास कौन सा हो गया, sp हाइब्रिड। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका कौन कौन सा बॉन्ड किससे किससे मिलके बना है। तो आप बस कार्बन का निकाल ले हाइब्रिडाइजेशन, अगर उसकी ओवरलैपिंग, सपोज करो किसी कार्बन का sp3 है और वो H के साथ जुड़ा है, तो ओवरलैपिंग का नाम होगा sp3s ओवरलैपिंग। किसी कार्बन का sp2 है और वो H के साथ जुड़ा है, तो उस ओवरलैपिंग का नाम होगा sp2-s ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर किसी कार्बन का sp है उस पे जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होगा sp-h ओवरलैपिंग। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है तो कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बना है बेटा वो sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल के बीच सिग्मा है, सिग्मा तो होगा ट्रिपल में, एक सिग्मा 2 पाई होंगे, तो वो जो सिग्मा बना होगा वो sp और sp की ओवरलैपिंग से बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं और हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल बेटा नॉन प्लेनर होते हैं। मतलब नेक्स्ट सेगमेंट है बेटा वो क्या है, प्लेनर कौन कौन से हैं और मेरे पास नॉन प्लेनर। तो मैं बता दूं, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया है तो वो प्लेनर होगा, sp3 वाले प्लेनर में काउंट नहीं होते हैं, और sp वाले में बता दूं लीनियर में काउंट होते हैं बेटा, प्लेनर में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो sp2 का मतलब उस वाले कार्बन पे बेटा सिग्मा कितने होने चाहिए, 3 सिग्मा। तो अगर कोई आपका मॉलिक्यूल पूरा ऐसा बना है जिसमें जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ठीक है, अगर पूरे मॉलिक्यूल के सभी कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हैं, अगर पूरे मॉलिक्यूल के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो वो मॉलिक्यूल बेटा प्लेनर होगा, अदरवाइज वो नॉन प्लेनर होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर CH4 लिख दिया, मैंने ऐसे एक रिंग बना दी इस जगह पर, और यहाँ मेरे पास डबल बना दिया, यहाँ डबल बना दिया। ठीक है, मैंने कुछ और एग्जांपल लिख दिए, CH3 लिख दिया, उसके बाद CH लिख दिया, डबल बॉन्ड CH2। अब मुझसे पूछ रहा है बताओ भाई इन सारे मॉलिक्यूल में कौन कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर हैं और कौन कौन से नहीं है। तो मैं पहले बता दूं, जिस कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, जिस कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा बेटा वो प्लेनर में काउंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा नहीं, कार्बन की 4 बॉन्ड है और चारों में आपका सिग्मा है, तो यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp3 हो गया, तो ये तो बेटा नॉन प्लेनर हो गया। ये कैसा हो गया बेटा, नॉन प्लेनर। ठीक है, आप देखिए इस वाले सेगमेंट की बात करें, देखो इस कार्बन पे डबल दिख रहा है, इस पे डबल दिख रहा है, इस पे डबल दिख रहा है, इस पे, मगर इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, मतलब 2 यहाँ पर आपको H लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इस कार्बन पर भी आपको 2 H लगाने पड़ेंगे, मतलब देखो ये कार्बन पे आपके 4 सिग्मा है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, इस वाले कार्बन में भी 4 सिग्मा मतलब sp3। ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के सभी कार्बन पर sp2 नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूं बेंजीन की, बेंजीन के भाई जितने भी कार्बन हैं, बेंजीन के मेरे पास जितने भी कार्बन हैं आप देखिए सब में डबल आ गया, तो यहाँ पर भी इस जगह पे एक H लगा होगा। आप चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका sp2 निकलेगा 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो बेंजीन आपका प्लेनर मॉलिक्यूल में काउंट होगा। ठीक है, एक बड़ा अच्छा मॉलिक्यूल आपको इस तरह से दिया जाता है कि 2 बेंजीन रिंग जोड़ देगा, आपका पहला बेंजीन और मान लो उसने दूसरा बेंजीन ऐसे जोड़ दिया, पूछ रहा है क्या ये प्लेनर है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड टच हो रहा है, सारे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड टच हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर में काउंट होगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो लोग गलत करके आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटेड डाइईन। क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटेड डाइईन ट्राइन टेट्राइन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के बाद डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे अगर डबल बॉन्ड चलता रहेगा तो हम इस सिस्टम को कॉम्युलेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्युलेटेड। तो ये सिस्टम में सब जगह पे कहीं कहीं किनारे पे sp2 भी होता है कहीं कहीं, तो वहां पर कभी कभी sp2 होने के बाद भी प्लेनर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और इस पे 2 H लगा देता हूँ,
और इस पे 2 H लगा देता हूँ। आप सर मुझसे बोलेंगे सर यहाँ पर आपके 3 सिग्मा तो sp2 हो गया, सर यहाँ पे से sp2 हो गया, ये चलो sp में आ गया तो sp उसी लाइन में आ गया, ठीक है, ये sp वाला हो गया, 2 सिग्मा मेरे को दिख रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपका कभी भी कॉम्युलेटेड सिस्टम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा बेटा, कॉम्युलेटेड सिस्टम दिया जाएगा, तो वहां पर आपको एक रूल लगाना है कि अगर आपके डबल बॉन्ड इवन है, इवन है तो बेटा वो नॉन प्लेनर में काउंट होता है। ये भी आपको स्टीरियो में समझाया जाएगा, ठीक है, वो बेटा कैसा होता है, नॉन प्लेनर, ठीक है। अगर आपके डबल बॉन्ड इवन है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इवन, अगर इसी तरह से मतलब यहाँ पर ये 2 H किनारे वाले जो होते हैं ना बेटा, ये 2 तो प्लेन पर होते हैं, अगर ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, आगे देखेंगे, इसको हम एलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलीन। इसी तरह अगर आपके 3 डबल बॉन्ड आ गए, अगर 3 डबल बॉन्ड है तो बाकी कुछ भी लगाओ, अगर डबल बॉन्ड आपके आ गए ऑड आ गए, कैसे आ गए, ऑड आ गए, ऑड का मतलब 1 3 5 इस तरह से, देखिए यहाँ 3 है तो ये जो है आपका मॉलिक्यूल प्लेनर में काउंट होगा, मतलब इसमें जितने भी आपके हाइड्रोजन किनारे लगे होंगे ना बेटा वो सारे एक ही प्लेन पे आते हैं। वो स्टीरियो का सेगमेंट है, मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि सब पे sp2 देख के आप बोल दोगे कि वहां पर आपका जो सिस्टम है पूरा पूरा वैसे ही होगा, ठीक है। अगर आपका कॉम्युलेटेड सिस्टम है तो आप चेक कर लीजिएगा कि डबल बॉन्ड इवन है कि डबल बॉन्ड ऑड है। अगर डबल बॉन्ड इवन है तो वो नॉन प्लेनर में होगा, अगर डबल बॉन्ड ऑड होगा तो वो कैसा होगा बेटा, प्लेनर। तो ये आप जरूर देख के चलिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, मतलब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है उसमें हमें क्या देखना है, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले सीख लिया हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, फिर हम लोगों ने ओवरलैपिंग टाइप सीख लिया, फिर देख लिया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर देख लिया हमारे पास मॉलिक्यूल किस तरह से हमारे प्लेनर है या किस प्रकार से नॉन प्लेनर। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी हमारे पास अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह से होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हमारे पास कोई भी अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या क्या रेफर करते हैं। पहला आता है हमारे पास बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहला क्या आता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, ठीक है, पहला आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा मेरे पास होता है ग्राफिक फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा मेरे पास होता है बेटा ग्राफिक फॉर्मूला। कितने प्रकार के हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। तीसरा मेरे पास होता है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा मेरे पास होता है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सब में डिफरेंस क्या सब देख लेते हैं अभी। चौथा मेरे पास होता है कंडेंस्ड, है ना, चौथा मेरे पास है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सब में अभी हम लोग डिफरेंस भी देख लेंगे, क्या नाम है, कंडेंस। और 5वें नंबर पे है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, 5वें नंबर पे क्या है बेटा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के 5 प्रकार के फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं सबको एक साथ जोड़ के लिख दो, जितने भी एटम्स हैं सबको एक साथ जोड़ के लिख दो, तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है ग्राफिक फॉर्मूला। ये क्या होता है, जितने बॉन्ड्स आपके पूरे सिस्टम में सब बॉन्ड आप दिखाइए, चाहे वो CC के बीच बॉन्ड हो, चाहे वो CH के बीच बॉन्ड हो, जब सारे बॉन्ड आप ओपन करके लिखेंगे तो वो ग्राफिक फॉर्मूला होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, हम CC का बॉन्ड तो दिखाते हैं मगर CH वाले बॉन्ड छुपा लेते हैं, ठीक है। CC का बॉन्ड तो दिखाएंगे मगर CH हो गया और OH के बीच अगर बॉन्ड दिखाना है तो वो नहीं दिखाएंगे, मतलब CC वाले बॉन्ड दिखाने हैं, बाकी समेट कर रखने हैं, ठीक है। कंडेंस वाले में हम कोई बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, मॉलिक्यूल को कंडेंस करके रखेंगे, मॉलिक्यूल में दिखाएंगे सेगमेंट तो कितने हैं मगर कंडेंस रखेंगे। एग्जांपल बता रहा हूँ अभी। और मेरे पास है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसमें ना तो कार्बन शो होता है और ना ही हाइड्रोजन एक जिगजैग मोशन शो होता है, ठीक है। हम लोग एक एक करके बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, पेंटेन का मॉलिक्यूल। 2 एग्जांपल से समझा दूंगा अपनी बात। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूँ, इन पांचों को समझाने के लिए मैं पेंटेन समझाता हूँ, ठीक है, पेंटेन, ठीक है। पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C5H12 होता है, ठीक है। मेरे पास जो पेंटेन है बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C5H12, मतलब ये पता लग रहा है इससे कि भाई पेंटेन के फॉर्मूले में 5 कार्बन होते हैं
और 12 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब मैं इसका बनाता हूँ ग्राफिक फॉर्मूला। क्या बनाऊंगा? ग्राफिक फॉर्मूला। ग्राफिक का मतलब हो गया जितना इसमें बॉन्ड जितने भी हैं आप सारे बॉन्ड शो कर दीजिए, उसे मैं बोलूंगा ग्राफिक फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल 5 कार्बन मैंने ऐसे लगा लिए, 5 कार्बन मैंने ऐसे लगा लिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस पे 1 पूरी है, तो यहाँ मैंने 3H सारे बॉन्ड से दिखाने, सारे बॉन्ड से। यहाँ 2 वैलेंसी पूरी है, तो बेटा यहाँ सब दिखाना है, एवरीथिंग इज ओपन अप। ठीक है, सब कुछ ओपन कर देना है। ये पेंटेन का बेटा ग्राफिक फॉर्मूला बन गया, मतलब ये जो है ना पेंटेन का ग्राफिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास 3rd नंबर पे है बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें CC वाले बॉन्ड दिखाएंगे मगर CH वाले बॉन्ड हम लोग खा जाएंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसे आप क्या ले सकते हैं? CH3, मतलब ये देखिए CH3 एक ही में समझ गया। ये बॉन्ड दिखाएंगे, अब ये बॉन्ड दिखाया, ये बेटा क्या है? CH2। फिर मेरे को सिंगल बॉन्ड ये बॉन्ड दिखा दिया, तो बेटा ये भी CH2 हो गया, अगला CH2 हो गया, और ये मेरे पास लास्ट में आ गया CH3। तो अगर आपने ऐसे लिख रखा हुआ है, आपने CC बॉन्ड बना रखा है मगर H वाले बॉन्ड आप खा गए हैं, तो वो बेटा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगला जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया कंडेंस फॉर्मूला। मैंने CF लिखा है, आप सबका शॉर्ट नेम लगा। कंडेंस का मतलब मैं अगर ये वाले बॉन्ड भी खा दूं, मतलब कोई बॉन्ड मैं ना दिखाऊं, मतलब ऐसे लिखूं CH3, फिर लिखूं मैं CH2, फिर लिखूं मैं CH2, फिर लिखूं मैं CH2, फिर लिखूं CH3। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा? कंडेंस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 लिखा, आप देखिए 3 बार CH2 है, तो आप लिख सकते थे इसको CH2 का होल ट्राइस और CH3। बेटा ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हो गया? कंडेंस। अब आता है मेरे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या है बेटा? लास्ट में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें क्या है? 5 कार्बन है, तो ना तो आपको C दिखाना ना आपको H, आपको रिप्रेजेंटेशन जिगजैग करना है। मतलब ऐसे बनाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, C दिखाना नहीं है, एक पॉइंट होगा वो कार्बन होगा, और जिगजैग मोशन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। ठीक है, तो ये बता रहा है 1 2 3 4 5 कार्बन, ना तो आपको उसमें CH OH वगैरह होगा, तो वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 5 एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा बेंजीन के एग्जांपल से, कि हाँ भाई बेंजीन में अगर आपको 5 ड्रा करने पड़ जाए, जैसे अगर आपके ग्रुप में OH आ रहा है, क्या आ रहा है? एल्कोहल आ रहा है मान लीजिए, तो आप एल्कोहल का OH तो दिखाएंगे, वो तो आपको कंपलसरी दिखाना है। ठीक है, वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए बेंजीन का मेरे को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यही 5 फॉर्मूले मेरे को बेंजीन के दिखाने, किसके दिखाने? बेंजीन के। ठीक है, तो बेंजीन का बेटा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो बेटा बहुत सारे बच्चों को पता होगा, C6H6। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या हो गया? C6H6। ठीक है, दूसरा मेरे पास अब आ गया ग्राफिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आ गया? ग्राफिक। तो बेंजीन में एक साइक्लिक रिंग होती है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बने होते हैं कार्बन के बीच। तो कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें सब कुछ ओपन अप करना होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल। अब हर एक जगह पर एक एक H लगा देंगे। ठीक है ना, हर एक जगह पे एक एक H लगा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास जो बेंजीन का हो गया बेटा ग्राफिक फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया बेटा? ग्राफिक। हर चीज ओपन करके जहाँ लिखी जाती है बेटा वो ग्राफिक फॉर्मूला होता है। अब आता है मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मैंने कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आप CH वाला बॉन्ड खा जाइए, CH को साथ लिख लीजिए। मतलब क्या? जैसे इस H को मैं समेट लूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड फिर से CH, सिंगल बॉन्ड फिर से CH, डबल बॉन्ड फिर से CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल। तो ये जो सामने बना है बेटा ये बेंजीन का क्या बन गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बन गया बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब उसके बाद मेरे पास आता है कंडेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आता है बेटा? कंडेंस। कंडेंस का मतलब जितना आप उसको समेट करके लिख सकते हैं उतना आप समेट दीजिए। ठीक है, तो बेंजीन में समेटने को क्या है, तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, CL दिखा दें, मतलब उसमें कंडेंस वैसे बेंजीन में बड़ा मुश्किल है, रेयर बनेगा, क्योंकि कंडेंस में हम लोग क्या करते हैं CH एक साथ लिख सकते हैं। तो अगर आपको लिखना भी हो तो आप CH का होल 6 करके दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? CH का होल 6। तो ये मैंने कंडेंस कर दिया एक प्रकार से, जस्ट लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे होता है उस तरह से। ठीक है, हाँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका अच्छे से बन जाएगा। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बेटा बनेगा। इसमें ना तो आपको कार्बन दिखाने हैं ना तो S दिखाने, मतलब ऐसे लाइन ड्रा करनी है। अब चूंकि ये साइक्लिक है तो मैं आगे तो नहीं जा सकता, तो ऐसे आप दिखाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हाँ, बॉन्ड आपको दिखाने, जो बॉन्ड है डबल दिखाना है,
ये डबल दिखाना है ये, तो ये जो बन गया बेटा ये बेंजीन का बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के हमारे सारे सेगमेंट कंप्लीट हो गए। पहले सीखा हम लोगों ने कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, फिर हमारे पास ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास आपका जितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन को लेकर के उसकी क्या क्या ज्योमेट्री है और किस किस बॉन्ड में क्या क्या ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है वो सब मैंने देख लिया। फिर मैंने देखा कि भाई अगर कहीं पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आपके जीओसी में बहुत काम आएगा। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके 5 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन हैं। तो आज के सेगमेंट में इतना हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे उठाएंगे फिर से हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज क्या है हमारे पास, किसी भी मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। जनरल फार्मूला देख के मजा आ जाएगा, एक का बना लोगे सबके बना लोगे, चाहे अमीनो एल्डिहाइड जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे सबके बन जाएंगे। उसके बाद जब इतना सेगमेंट हो जाएगा तब हमारा चालू होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर बढ़िया लगा है तो थैंक यू।